Hello students, welcome to my channel. Or today we are going to discuss a new chapter of microeconomics which name is theory of demand. तो चलिए बिना किसी देर के पढ़ना शुरू करते हैं theory of demand. सबसे पहला वर्ड आपके सामने आता है इस चैप्टर में. What do you mean by demand? Demand is a quantity of a commodity which a consumer is ready to buy at different possible prices. कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की जितनी यूनिट्स को कंज्यूम करना चाहता है उसको डिमांड कहा जाता है. देन व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड? सो द क्वांटिटी डिमांडेड इज द स्पेसिफिक क्वांटिटी व्हिच अ कंज्यूमर इज परचेज टू बी एट अ स्पेसिफिक प्राइस. यानी किसी निश्चित प्राइस पर जितने पीस खरीदेगा वो क्वांटिटी डिमांडेड होता है, और अलग-अलग प्राइस पर जितने पीस परचेज करने को ही और शी इज रेडी, दैट इज कॉल्ड डिमांड. इसके बाद टॉपिक आता है डिमांड शेड्यूल. व्हाट इज द डिमांड शेड्यूल? डिमांड शेड्यूल और शेड्यूल इज बेसिकली अ टेबल व्हिच शो द रिलेशन between प्राइस एंड डिमांड. किसी भी कमोडिटी के प्राइस और उस प्राइस पर अलग-अलग लेवल की डिमांड को हम जिस टेबल से शो करते हैं उसको डिमांड का शेड्यूल कहा जाता है. ये दो प्रकार का होता है. इंडिविजुअल और मार्केट. अगर किसी एक कंज्यूमर के बारे में बात करें, सपोज प्राइस है 10 रुपए, बाद में प्राइस घट के 8 रुपए रह गया, फिर प्राइस 6 रह गया, फिर प्राइस 4 रह गया. इस अलग-अलग प्राइस पर किसी कमोडिटी की जिसका नाम मान लीजिए एक्स है, उसका ए नाम का व्यक्ति पहले 10 पीस परचेज कर रहा था, फिर 15 कर रहा है, फिर 20 कर रहा है, फिर 25 कर रहा है. किसी एक कंज्यूमर के बारे में मैंने प्राइस और क्वांटिटी का जो टेबल बनाया वो इंडिविजुअल शेड्यूल हो गया. अब बनेगा मार्केट शेड्यूल. मार्केट मतलब ये मैंने प्राइस रखा 10, 8, 6, 4. ए नाम के कंज्यूमर की बात की, फिर मैंने बी नाम के कंज्यूमर की बात की, फिर मैंने दोनों कंज्यूमर्स की क्वांटिटी को प्लस कर दिया, तो उसको मार्केट की क्वांटिटी कहा जाएगा. ठीक है, तो ये इंडिविजुअल शेड्यूल होता है और ये मार्केट का शेड्यूल होता है. मार्केट में मिनिमम 2 होते हैं जो मैंने लिखे हैं. आप एग्जाम में 2 या 2 से ज्यादा भी लिख सकते हैं. अब मैं इसको रफ कर देता हूं और इसके बाद मैं आपको मार्केट का डिमांड का कर्व बना के दिखाता हूं. अब समझते हैं डिमांड का कर्व. जब हम डिमांड का कर्व बनाएंगे तो ये भी 2 प्रकार का बनेगा. एक इंडिविजुअल का बनेगा और एक मार्केट का बनेगा. इंडिविजुअल में हमने एक कंज्यूमर के बारे में बात की. वाई एक्सिस पे प्राइस रखा, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी रखी. सपोज प्राइस है उसका यहाँ P1 और क्वांटिटी कितनी है उसकी ये Q1. अगर प्राइस में डिक्रीज करके P2 कर दूंगा तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, Q2 चली जाएगी. प्राइस उसका और कम हो जाएगा तो क्वांटिटी उसकी और बढ़ जाएगी. इस प्रकार से सारे पॉइंट्स को मिला दिया तो ये जो कर्व बनेगा ये एक कंज्यूमर के बारे में है. ये इंडिविजुअल डिमांड का कर्व कहलाएगा. तो मार्केट का डिमांड कर्व कैसे बनाएगा? उसमें 2 या 2 से ज्यादा कंज्यूमर्स को लेंगे. अभी जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में इंडिविजुअल का शेड्यूल बनाया था और मार्केट का शेड्यूल बनाया था ना, उसी मार्केट के शेड्यूल के अकॉर्डिंग सपोज एक ए नाम के कंज्यूमर का आपने एक कर्व बनाया, बी नाम के कंज्यूमर का आपने एक कर्व बनाया और दोनों को जोड़ा और आपने मार्केट का कर्व बना दिया. मार्केट का आपने कर्व बनाया तो ये कहलाएगा ए का, ये बी का और ये मार्केट का कर्व. ठीक है, अब आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो और वीडियो को यहां पर पॉज कर लीजिए. नाउ द टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड
या डिमांड फंक्शन या डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी किसी भी कमोडिटी की डिमांड कम होगी या ज्यादा किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो हियर आर सम फैक्टर्स व्हिच आर गोइंग टू टीच यू। पहला, ऑल प्राइस ऑफ कमोडिटी, किसी भी वस्तु की डिमांड सबसे पहले उसके खुद के प्राइस से कनेक्टेड होती है। जनरली अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड ज्यादा होती है, और अगर प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड कम होती है। दूसरा होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं which can be used at the place of each other, जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे चाय की जगह पर कॉफी या पेन की जगह पर पेंसिल। अब इसमें एक किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड दूसरे की बढ़ जाएगी, ध्यान रखिएगा। और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच कंबाइनली मेक अ प्रोडक्ट व्हिच डिमांड टुगेदर, जैसे पेन और इंक, गाड़ी और पेट्रोल, डीजल के साथ गाड़ी, ये सब चीजें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। इसमें एक प्रोडक्ट का प्राइस अगर बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, या अगर एक का प्राइस गिरेगा तो दूसरे की डिमांड डिक्रीज होगी। तीसरा, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। किसी भी कंज्यूमर की इनकम के साथ साथ उसके प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है उस पर फर्क पड़ता है। जनरली दो प्रकार के गुड्स माने गए हैं, नॉर्मल गुड्स जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिनका इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब हो गया इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड पे हमारा खर्चा बढ़ेगा, और इनकम अगर हमारी कम होगी तो खर्चा इन पे हमारा कम हो जाएगा। दूसरे होते हैं इनफीरियर गुड्स, जिनका इनकम के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है, यानी अगर इनकम बढ़ती है तो इन पे हमारा खर्चा डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है। चौथा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जिस प्रोडक्ट की डिमांड, उस प्रोडक्ट की डिमांड जनरली ज्यादा होगी जिसका टेस्ट हमें ज्यादा पसंद होता है या जिसको हम प्रेफर करते हैं, इंस्टेड ऑफ जो हमें पसंद नहीं होता है। मतलब वी लाइक द प्रोडक्ट मोर, डिमांड विल बी मोर, वी लेस द प्रोडक्ट लाइक, डिमांड विल बी लेसर। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, उस प्रोडक्ट का प्राइस आने वाले कल में क्या होने वाला है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नाउ द टॉपिक इज लॉ ऑफ डिमांड। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें जरा ज्यादा फोकस करना। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। यदि अगर बाकी बातें समान रहे तो किसी भी वस्तु के प्राइस और उसकी डिमांड में अपोजिट रिलेशन होता है। मतलब अगर प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगी। इस वाइस वर्सा रिलेशन को ही लॉ ऑफ डिमांड कहा जाता है। जैसे कि समझो एक टेबल से मैंने अपने मन से अज्यूम किया, सपोज प्राइस है 10 रुपए और वहां पर डिमांड है 50 यूनिट की। अगर प्राइस कम हो गया तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, अगर प्राइस और कम हो जाएगा तो डिमांड आपकी और इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करूं तो x y, y एक्सिस पे प्राइस रख दिया, x एक्सिस पे आपने क्वांटिटी डिमांडेड रख दी। चलिए देखिए 20, 40, 60 अपनी मर्जी से रख रहा हूं मैं, आप एग्जाम में कुछ भी रख सकते हैं वैल्यूज को। अगर प्राइस, अच्छा प्राइस 4, 8, 12 ये रखा। अगर प्राइस 10 है तो 50 पीस की डिमांड है। अगर प्राइस कम हो गया तो डिमांड बढ़ गई, अगर प्राइस और कम हो गया तो डिमांड और बढ़ गई। इस प्रकार से ये जो कर्व बनता है ना, ये डिमांड का कर्व बनता है। अब इसमें एक बात समझ लो बच्चों, जिसको कहते हैं assumptions of the law of demand। मैंने बोला ना अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, तो कौन कौन सी बातें कांस्टेंट रहेंगी? सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज ना हो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज ना हो, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर चेंज ना हो, टेक्नोलॉजी चेंज ना हो, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर ना चेंज हो, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ अ प्राइस चेंज नहीं होगा। जब ऑल दीस थिंग्स रिमेन कांस्टेंट तब ये रूल अप्लाई होगा कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। अब टॉपिक है चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, यानी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कैसे होता है? दो प्रकार से होता है। एक होता है मूवमेंट एंड अनदर वन इज
शिफ्ट पहले समझते हैं मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट का मतलब होता है चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विद द चेंज इन प्राइस। अगर किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज होगा और प्राइस के कारण जब डिमांड चेंज होती है तो उसको कहा जाता है मूवमेंट। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सटेंशन और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। अगर प्राइस कम हो गया और उसके कारण डिमांड बढ़ गई तो उसको एक्सटेंशन बोला जाएगा। जैसे कि पहले प्राइस था P1, डिमांडेड क्वांटिटी थी Q1, अगर प्राइस डिक्रीज होकर P2 रह गया जिसके कारण से क्वांटिटी डिमांड आपकी इंक्रीज होकर Q2 हो गई, तो ये जो कर्व बना है, ये जो शिफ्ट हुआ है, इसको कहा जाता है एक्सटेंशन। तो फिर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होगा? जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाए और उसके कारण डिमांड उसकी डिक्रीज हो जाए तो कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। जैसे प्राइस था आपका P1, क्वांटिटी डिमांडेड थी Q1, अगर प्राइस इंक्रीज हो गया P2, क्वांटिटी डिमांड हो गई Q2, ये शिफ्ट हो गई लेफ्टवर्ड। तो इस प्रकार से जो ये कर्व बनेगा, जो ये अपवर्ड जा रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। नाउ द टॉपिक इज शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब होता है चेंज इन डिमांड, but not due to the price but due to other factor changes। अदर फैक्टर्स के कारण जो चेंजेस आते हैं उसको शिफ्ट कहा जाता है। ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है इंक्रीज और एक होता है डिक्रीज। जब प्राइस में चेंज ना हो लेकिन डिमांड लगातार बढ़े तो उसको इंक्रीज कहा जाएगा। जैसे कि ग्राफ में समझो, जैसे प्राइस P1 था तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड थी Q1, प्राइस अभी भी वही है, डिमांड आपकी ज्यादा हो गई, प्राइस अभी भी वही है, ये ज्यादा हो गई। मतलब एक ऐसी लाइन जा रही है जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो इस प्रकार के राइटवर्ड शिफ्ट को इंक्रीज कहा जाएगा। तो डिक्रीज का मतलब क्या हुआ? डिक्रीज का मतलब जब आपकी कंपनी की या प्रोडक्ट की डिमांड लगातार डिक्रीज होती है, प्राइस नहीं इंक्रीज हो रहा लेकिन डिमांड लगातार डिक्रीज हो, दैट इज कॉल्ड डिक्रीज इन द डिमांड। ये P1 प्राइस है, पहले Q1 में डिमांड थी, प्राइस अभी भी वही है, डिमांड डिक्रीज होकर Q2 हो गई, डिमांड और कम होकर Q3 हो गई। तो डिमांड जब लगातार लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है सो दैट इज कॉल्ड डिक्रीज। समझ में आ गया? चेंज इन डिमांड, मूवमेंट और शिफ्ट। मूवमेंट दो प्रकार का, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, और शिफ्ट दो प्रकार का, इंक्रीज और डिक्रीज। अब आपका चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड पूरा कंप्लीट हो गया वन शॉट वीडियो में। और अगर आपको समझ में आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। साथ पढ़ेंगे हम, साथ पढ़ेंगे।